किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में भी हमारे बहुत से किसान भाई उन्नत तकनीक से कोसों दूर हैं। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके साथ कृषि संबंधी जानकारियां साझा करना बहुत ज़रूरी है। हमारी यह कोशिश रहती है कि आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आपको कृषि संबंधी तकनीकी एवं सामयिक जानकारियों से अवगत कराते रहें जो आपके कृषि कार्य में सहायक हो। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की मुख्य खबरों पर। जैविक खेती में हर साल 10 गांव पुरस्कृत होंगे। गुलाब की देखभाल करें, वैज्ञानिक विधि से लगाएं शलजम और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। अब खबरें विस्तार से। भोपाल प्रदेश में इस वित्त वर्ष में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 14 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। 100% जैविक खेती करने वाले ग्रामों को मुख्यमंत्री खेत तीर्थ के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष 10 जैविक ग्राम पुरस्कृत करने का निर्णय भी लिया गया था। प्रत्येक संभाग से एक जैविक ग्राम चयनित करना प्रस्तावित है। यह जानकारी मुख्य सचिव श्री अंटोनी डीसा की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। मुख्य सचिव श्री डीसा ने प्रदेश में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। प्रदेश के 16 जिलों में जैविक खेती के प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। विभागीय वेबसाइट पर भी जैविक खेती करने वाले कृषकों का नाम एवं विवरण दर्ज करने की कार्यवाही की जा चुकी है। फूलों के राजा गुलाब की उचित समय पर देखभाल जरूरी है। वर्तमान परिस्थितियां कीटों के लिए अनुकूल चल रही हैं। गुलाब की पत्तियों पर माहो तथा थ्रिप्स दोनों का असर कई बार होता है। कीट का प्रकोप पत्तियों के बाद फूलों पर भी हो सकता है। ये कीट पत्तियों से रस चूसकर तथा पत्तियों को खरोंचकर पौधों की भोजन संचार व्यवस्था में अवरोध डालते हैं तथा फूलों के आकार, रंग सभी पर विपरीत असर करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोगर अथवा मेलाथियोन दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर में घोलकर बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। थ्रिप्स के उपचार के लिए भी उपरोक्त छिड़काव से लाभ होगा। शलजम शीतकालीन फसल है, इसे अभी लगा सकते हैं। इसकी जड़ों में विटामिन तथा प्रोटीन रहता है। इसकी खेती बड़े स्तर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार तथा तमिलनाडु में की जाती है। इसे मध्य प्रदेश में भी लगा सकते हैं। लगाने से पहले कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा जरूर करें। जातियों में पूसा स्वर्णिम, स्नोवॉल, अर्ली मिलन, रेड टॉप, गोल्डन बॉल, पूसा स्वेती, पूसा चंद्रिका लगा सकते हैं। खेत की तैयारी मूली तथा गाजर के खेतों की तरह ही की जाती है। साथ ही बुआई का समय देशी किस्मों का जुलाई से सितंबर तथा यूरोपियन किस्मों का अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। रबी फसलों की निदाई गुड़ाई करें तथा बोनी के 30 से 35 दिनों के भीतर 2 से 4 बार खरपतवार नाशक का छिड़काव करें। गर्भित पशुओं को पौष्टिक आहार दें तथा नियमित चिकित्सा जांच कराएं। मिट्टी परीक्षण कराया है तो उसकी जरूरत के मुताबिक पोषक तत्वों की पूर्ति करें। किसान भाई आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाएं। समय से बोई गई गेहूं, चना, मटर एवं मसूर फसल में सिंचाई करें। और किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाई फल और सब्जी का उत्पादन करते ही हैं, लेकिन फल और सब्जी के उत्पादन के साथ साथ अगर उसे प्रसंस्करण भी किया जाए तो लाभ को दुगना किया जा सकता है। फल सब्जी प्रसंस्करण किस तरह से करें, आइए लेते हैं इसी विषय पे कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ कैलाश महाजन, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंजबासौद। सभी किसान भाइयों एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि फल एवं सब्जी उत्पादन में पूरे विश्व में हमारे भारत का जो है द्वितीय स्थान है तथा इतना प्रचुर मात्रा में फल एवं सब्जी उत्पादन के पश्चात भी हम लोग देखें तो जो फल एवं सब्जियां हैं वो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है तथा जो प्रति व्यक्ति खपत है वो भी काफ़ी कम है। तो इसका मूल कारण जो वही है कि जो फल एवं सब्जी उत्पादन का लगभग 30 से 40% भाग नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि उसके भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है हमारे पास, उसके प्रसंस्करण की उचित व्यवस्था नहीं है, उसके परिरक्षण की उचित व्यवस्था नहीं होने से उसका जो 30 से 40% भाग खराब हो जाता है। जबकि हम छोटे छोटे देशों की बात करें तो वहाँ पर लगभग 60 से 80% भाग जो है उत्पादन का प्रसंस्कृत एवं परिरक्षित किया जाता है। तो फल एवं सब्जियाँ जो है इनमें इनकी एक विशेषता ये है कि इनमें एक तो पानी प्रचुर मात्रा में रहता है, लगभग 80 से 90% फल एवं सब्जियों में पानी की मात्रा रहती है। तो इतनी प्रचुर मात्रा में होने के कारण इनमें जो जैविक क्रियाएं हैं, जैसे श्वसन की क्रिया हो गई आपकी तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो गई, ये क्रियाएं इनमें तो मतलब हम लोग जब फल एवं सब्जियां तोड़ते हैं उनके पश्चात भी इनमें श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चलती रहती है। जो श्वसन की क्रिया है इसमें जो पौधे है आपका, फल एवं सब्जियां हैं आपकी, तो फल एवं सब्जियां जो है तुड़ाई के पश्चात भी इनमें श्वसन की क्रिया चलती है और ये ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। तो यदि जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है फल एवं सब्जियों में तुड़ाई के पश्चात भी रखे तो उस ऊष्मा को यदि हम लोग अलग नहीं करेंगे तो ये जल्दी ही खराब हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ट्रांसपायरेशन लॉस जिसे बोलते हैं, पानी की मात्रा भी इनमें कम होते जाती रहती है। क्योंकि फल एवं सब्जियां जब पेड़ों पे रहते हैं तब तो जो पानी की मात्रा कम होती है वो हम लोग सिंचाई के द्वारा पूरी कर देते हैं, लेकिन फलों की तुड़ाई के पश्चात जो एक बार पानी की कमी होती है तो बनी रहती है तथा फल एवं सब्जियां जो है सिकुड़ जाती है और वो ताज़ी नहीं बनी रहती है। तो जैसे ही हम लोग खेत से फल या सब्जियों को तोड़ते हैं तो या तो हम लोग उनको मार्केट में बेचते हैं या परिरक्षण के लिए उन्हें प्रयोगशाला को भेज देते हैं। यदि दोनों स्थितियां नहीं है तो हम लोगों को संग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो फल एवं सब्जियों के लिए हम लोग खेत पर ही उनको कुछ समय के लिए संग्रहित कर सके, इसके लिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है पूसा नई दिल्ली, उसने एक शून्य ऊर्जा शीतल कक्ष की डिजाइन जो है विकसित की है। इसके अंतर्गत हम फल एवं सब्जियों को तुड़ाई के पश्चात खेत पर ही कुछ सप्ताह के लिए या जैसे कि फल की प्रकृति है उसके अनुसार हम लोग एक दो सप्ताह से लेकर 3-4 सप्ताह तक या एक आध महीने तक भी उनको हम लोग संग्रहित कर सकते हैं। तो जो शून्य ऊर्जा शीतल कक्ष को शून्य ऊर्जा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो है किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा यानी कि इसमें न तो कोई ईंधन लगता है, न बिजली की जरूरत पड़ती है, न किसी यांत्रिकी उपाय की जरूरत पड़ती है फल एवं सब्जियों को सुरक्षित भंडारित करने के लिए। तो इसीलिए इसे शून्य ऊर्जा शीतल कक्ष का नाम दिया गया है
तथा इसकी जो क्रिया है वो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो सिद्धांत है, जो जल का वाष्पीकरण है, मतलब जितना ज़्यादा जल का वाष्पीकरण होगा उतना ही ज़्यादा आपकी फल एवं सब्जियां जो है ठंडी रहेगी और वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगी। तो इसे जो बनाने के लिए इसे स्थानीय स्तर पर बनाया जा सकता है तथा खेत में जहां हम लोग फल एवं सब्जियों की तुड़ाई कर रहे हैं वहीं पर इसे बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए हम लोग 165 गुणा 115 सेंटीमीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, फर्श तैयार करते हैं जिसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर हो तथा चौड़ाई 115 सेंटीमीटर हो। कच्ची ईंटों से इसको तैयार कर सकते हैं हम लोग। तथा ये जो फर्श है ये 7.5 सेंटीमीटर आपका मोटा होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग 67 सेंटीमीटर की 2 दीवारें खड़ी करते हैं और दोनों दीवारों के बीच में हम लोग 7.5 सेंटीमीटर की एक केविटी, जिसे कि गैप बोलते हैं, खाली जगह छोड़ते हैं। मतलब पहले हमने फर्श बनाया, फर्श के ऊपर हमने 2 दीवारें खड़ी की 67 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, और दोनों दीवारों के बीच में हम लोगों ने खाली जगह छोड़ दी 7.5 सेंटीमीटर की। और इस खाली जगह में हम लोग जो नदी की रेत आती है उसको इससे भर दें तथा उसे पानी से हमेशा गीला रखना चाहिए। तथा इस तरह से जो हमारा प्लेटफॉर्म तैयार होता है तो उसके अंदर हम लोग आपकी जो प्लास्टिक की कैरेट से रहती है उसके अंदर हम लोग फल एवं सब्जियों का भंडारण कर सकते हैं। तथा फल एवं सब्जियों को भंडारित करने के पश्चात हम लोग उसे पॉलीथीन से ढक देते हैं जिससे कि जो पानी है वो उसके भीतर न जाया जा सके। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, खेतों पे किए जाने वाले कृषि कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है पोषक तत्व प्रबंधन। किसान भाइयों, जैविक खेती जिसमें कि हम रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसी खेती में पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करें, आइए लेते हैं इसी विषय पे कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार जग्गा, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं गंज बासौदा से। जैविक खेती का समय हमारे मध्य प्रदेश में आ गया है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जैविक खादों का प्रयोग करके अपनी भूमि का सुधार करें। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को जैविक खाद का प्रयोग करके पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि जैविक खाद एक ऐसा पदार्थ है जिससे कि न केवल हमारे पौधों का स्वास्थ्य ठीक होता है बल्कि हमारी मिट्टी की संरचना भी ठीक होती है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जैविक खादों से या जैविक तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन। सबसे पहले मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जैविक खादों में विशेष रूप से गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा कुछ सांद्रित खादें जिसे खली के रूप में हमारे किसान भाई देते। इसके अलावा एक और हमारे किसान भाइयों को जैविक के रूप में जो प्रयोग करनी चाहिए वो है हरी खाद। तो किसान भाइयों, आज हम बारी बारी से इन सब चीज़ों को आपको बताएंगे कि वास्तव में इन खादों का कितना महत्व है जो हमारी भूमि और पौधों के लिए उत्तम है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं गोबर की खाद की। गोबर की खाद एक ऐसी खाद है जो कि हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरह से ठीक रखती है। तो किसान भाइयों, गोबर की खाद में जैसा कि आप जानते हैं 0.5% नाइट्रोजन, 0.12% फास्फोरस और 0.5% पोटास की मात्रा पाई जाती है। ये NPK की मात्रा के अलावा गोबर की खाद में कुछ इस प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि हमारी पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान भाई गोबर की खाद डालने से ऐसी भूमि जो कि अम्लीय और क्षारीय रहती है, इस प्रकार की भूमि को भी उसकी संरचना को ठीक करती है। इसके अलावा गोबर की खाद डालने से भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा गोबर की खाद यदि सही मात्रा में प्रयोग किया जाए या गोबर की अच्छी पकी हुई मात्रा का
खेत में प्रयोग किया जाए तो इसके अलावा कुछ पौधों में प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा होती है और जो भूमि का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रखता है। यानी कहने का मतलब है कि भूमि में जो हानिकारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो सूक्ष्म जीवी है वो पूर्ण रूप से खत्म हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, गोबर की खाद एक बहुत आवश्यक घटक है जो कि हमारी खेती को अति उत्तमता प्रदान करता है। आप जानते हैं कि यदि हमारे किसान भाई 1 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में यदि डालते हैं तो 4 से 4.5 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया की बचत हो सकती है। तो किसान भाइयों, यदि हमारे किसान भाइयों को रासायनिक खेती से हटना है तो जैविक खेती को बढ़ावा के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, इसके अलावा हरी सांद्रित खलियां और हरी खाद को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके अलावा कंपोस्ट खाद की बात करें तो कंपोस्ट ऐसे किसान भाई जिनके पास पशुधन नहीं है या वो गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई अपने कूड़े करकट से या इकट्ठे किए खेत के कूड़े करकट से भी कंपोस्ट का निर्माण कर सकते हैं। यदि वो कंपोस्ट का निर्माण करते हैं तो जितनी क्षमता गोबर की खाद में होती है उतनी ही सेम क्षमता कंपोस्ट में रहती है। इस प्रकार से हमारे किसान भाई कंपोस्ट का उत्पादन करके खेत में भी प्रयोग कर सकते हैं और यदि वो बेचना चाहे तो उससे आय का स्रोत भी बन सकता है। इस प्रकार से किसान भाई, अब हम बात करते हैं हरी खाद की। जैसा कि हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि हरी खाद में सनई, ढेंचा, ग्वार, लोबिया, ये हरी खाद इतनी अच्छी हरी खाद हैं जिनका के प्रयोग यदि हमारे किसान भाई करते हैं तो न केवल भूमि की अम्लीता और क्षारीयता को ठीक करती है बल्कि भूमि में पोषक तत्वों का प्रबंधन भी हरी खाद से होता है। हरी खाद जनरली हमारे जो किसान भाई हैं वो सामान्यतः हरी खाद में सनई और ढेंचा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों के 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जगह 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज प्रयोग करके हरी खाद का प्रयोग करके हरी खाद उगा सकते हैं और 20 से 25 दिन बाद उसको खेत में या 2 महीने बाद खेत में उसको पलट सकते हैं। इस प्रकार से अब किसान भाई आप देखोगे कि हरी खाद यदि 50 से 60 दिन में यदि आप पलट देते हैं तो वो जो हरी खाद है वो खेत में ही मिल जाएगी और खेत में किसी भी प्रकार का उससे कोई प्रदूषण नहीं होगा और सूक्ष्म जीवियों के लिए वातावरण ठीक होगा और जो वायु खेत में जो हवा की जो मात्रा है, वायु का जो परसेंटेज है, वायु की जो प्रतिशतता है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे किसान भाई हरी खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा गोबर की खाद से अधिक और कंपोस्ट की खाद से अधिक होती है। तो किसान भाइयों आप देखोगे कि हरी खाद एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा उपकरण है, मुझे कहना चाहिए कि जो हरी खाद है वो हमारे किसान भाइयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वो भूमि की उर्वरा शक्ति के साथ साथ अम्लीयता और क्षारीयता को ठीक करती है। किसान भाइयों, हमारे कई किसान भाई जो थोड़ा सा अग्रिम किसान है, एडवांस किसान है, वो किसान भाई सांद्रित खलियों का भी प्रयोग अपने खेत में करते हैं। तो इस प्रकार से सांद्रित जो खली है उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा 2 से 3% तक पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजन, जो रासायनिक जो नाइट्रोजन उसकी मात्रा को बचाता है। इस प्रकार से किसान भाई आप देखोगे कि ये जितनी भी जो जैविक खाद हैं, ये खादें न केवल पोषक तत्व प्रबंधन करती है, इसके साथ साथ मिट्टी की संरचना, मिट्टी का जो आकार है, कहना चाहिए मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाती है। तो इस प्रकार से किसान भाई आप देखोगे कि जो जैविक खाद है वो भूमि की क्षमता को इतना बढ़ा देते हैं कि कई बार तो हम देखते हैं कि हमारे जो जैविक खाद है वो भूमि की उर्वरा शक्ति को इसलिए और बढ़ा देते हैं कि उसमें पड़ा हुआ जो अवशेष, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो पोटास है या जो फास्फोरस है, जो कि अनुपलब्ध मात्रा में खेतों में पड़ा हुआ है, जमीन में पड़ा हुआ है, वो जो खाद की मात्रा, जो उर्वरक की मात्रा है उसको वो उपलब्ध फार्म में लेके आते हैं और जो पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो अविलेय जो फास्फोरस और पोटास है वो विलेय फास्फोरस और पोटास में बदल जाता है। इस प्रकार से किसान भाई आप देखोगे कि जो हरी खाद है या कहना चाहिए जो जीवाश्म जो खाद हैं, जैविक जो खाद हैं, वो हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि पोषक तत्व प्रबंधन तो करती ही है, इसके अलावा भूमि की उर्वरा शक्ति को भी ठीक कर देती है। तो किसान भाइयों, इसके अलावा हम किसान भाइयों को एक चीज़ और बताना चाहते हैं, यदि वो जैविक खेती, आजकल जैविक में कुछ ऐसे पदार्थ भी आने लगे हैं जो कि मार्केट में भी उपलब्ध हैं, जैसा कि बर्मी कंपोस्ट, या तो हमारे किसान भाई खुद बना सकते हैं या न बनाएं तो बाजार से भी उपलब्ध है। बर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है, जैविक खाद है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा
2 से 3% तक रहती है। इसके अलावा बर्मी जो खेत में यदि बर्मी जाते हैं तो जो केंचुए खेत में जाते हैं वो पोषक तत्व प्रबंधन तो करती है, इसके अलावा जो वाटर जल धारण जो क्षमता है वो बढ़ाते हैं। और जो मिट्टी में है वो मिट्टी को पोली करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि मिट्टी को सरंध्र बनाते हैं, जिससे कि हवा का आवागमन पौधे और वातावरण और मिट्टी के बीच होता रहे। कि जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि जो केंचुए हैं उनको हम किसानों का मित्र इसीलिए कहते हैं, जो कि हमारे जो भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से किसान भाई आप देखोगे कि ये जो जैविक खाद है वो न केवल पौधों की वृद्धि करती है बल्कि पौधों के साथ साथ मिट्टी का भी विकास करती है। तो इस प्रकार से किसान भाई आप समझ गए होंगे कि वास्तव में जैविक जो खाद हैं वो भूमि की उर्वर शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जैविक खादों का प्रयोग करके पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, आशा करते हैं आज के अंक में दी गई जानकारियों से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। अगर आप कुछ और जानकारियां चाहें तो पत्र व्यवहार द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। किसान भाइयों, घड़ी की सुइयों का इशारा है कि आपसे आज्ञा लेने का वक्त हो चला है। अगले अंक में कुछ और जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं खुशी सिंह अपने साथियों के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।